उनके बेचारे इत्तेहादी जमातें हैं वो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए सियासी तौर पर बिल्कुल मुश्किल होगा कि वो इस हुकूमत को प्रॉप अप करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों के लिए जोहराना, मुस्लिम लीग काफ शरीक नहीं हुई। ये जो बात करते हैं ना मुंह पे हाथ फेर कर, ये जाने वाला है। अवाम के लुटेरे जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि इसका मतलब है कि अब उन्हें पंजाब और पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ हुकूमत हटाने के लिए अपोजिशन की तहरीक, तो दूसरी तरफ महंगाई का जोर। ऐसे में एक ऐसे इत्तेहादी का हुकूमत से नाराज हो जाना कि जिसके 5 वोट्स हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनकी 5 सीटें हैं और हुकूमत सिर्फ 6 वोटों की बरतरी पर कायम है, यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और वज़ीर आज़म के जोहराने में जैसा कि आज काफ लीग ने शिरकत नहीं की, इससे उनकी जो नाराज़गी का है उसका उन्होंने बरमला इजहार आज कर दिया है जोहराने में शिरकत ना करके, और हुकूमत को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। अब नाजरीन, अपोजिशन पहले से ही सूरत हाल के इंतज़ार में थी कि ऐसा माहौल बने, इतना प्रेशर हम डालें कि इत्तेहादियों को हुकूमत से अलग कर दिया जाए, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। ये बाज़ाब्ता हिकमत अमली है PDM की, अपोजिशन की जमातों की। तो क्या वो स्टेज आ रहा है कि जब इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो रहे हैं और अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बिलखुसूस वज़ीर आज़म के खिलाफ लेकर आएगी? ऐसे में नाज़रीन अब एक बड़ी ज़बरदस्त एंट्री हुई है आज जहांगीर खान तरीन साहब की दोबारा से। उन्होंने आज ऐलान किया है पाकिस्तान वापस आने का। अब एक तरफ काफ लीग का हुकूमत से नाराज़गी का इजहार, उसी दिन जहांगीर तरीन की मुल्क में वापस आने की उनका ऐलान, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, चूँकि इसकी एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है पीछे। आपको याद है कि जब फरवरी में भी काफ लीग नाराज़ हुई थी हुकूमत से, जब उनके साथ मुज़ाकराती टीम बनी थी, कमेटी बनी थी, उस कमेटी में जहांगीर तरीन पहले शामिल थे। जब हटाया गया था तो काफ लीग ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था। तो क्या जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के कहने पर, उनकी दरख्वास्त पर वतन वापस आ रहे हैं? ये भी बड़ा अहम नुकता जो कि हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरी अपनी जहांगीर तरीन से बात हुई, उन्होंने ये इतना सिर्फ बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ, इसी महीने वापस आ रहा हूँ, दिन जो है एग्जैक्टली नहीं बता सकता, शायद वो कोई सरप्राइज देना चाह रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो में अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही हैं कि जनवरी का महीना हुकूमत का आखिरी महीना होगा। क्या हालात उस तरफ जा रहे हैं? ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं शादाना गुलजार साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। कामिल अली आगा साहब हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ज्वाइन करेंगे, उनके सीनियर रहनुमा हैं। और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत से नाराज़गी के मामले पर, लेकिन इसके हवाले से जो अपोजिशन की एक हिकमत अमली है, पहले वो हिकमत अमली आपको दिखा देते हैं कि अपोजिशन इस मरहले का, इस स्टेज का इंतज़ार कर रही थी कि जब इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़े, हुकूमत से नाराज़ हों। तो हिकमत अमली क्या है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताई थी, ज़रा सुन लें। जो उनके बेचारे इत्तेहादी जमातें हैं वो ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए सियासी तौर पर बिल्कुल मुश्किल होगा कि वो इस हुकूमत को प्रॉप अप करे। काफ लीग जो है वो आपने देखा कि वज़ीर आज़म के जोहराने में नहीं गई, और जो ट्वीट भी आया मोने सलाई साहब का, उसमें उन्होंने एक बड़े नाराज़गी वाले अंदाज में उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारा जो इत्तेहाद है हुकूमत के साथ, वो जो है वो जोहरानों के लिए, खानों के लिए नहीं है। बहरहाल इस पर आरिफ हमीद भट्टी साहब पहले आपका तबसरा मैं चाहता हूँ शामिल कर लिया जाए कि ये क्या मामला हुआ है कि एकदम से चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई हैं। अपोजिशन की तहरीक का सेकंड फेज शुरू होने को है, लेकिन काफ लीग आज जो है हमें जोहराने में ना जाके उन्होंने बरमला अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया हुकूमत के साथ। ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है, आपको लग रहा है कि जिस पे बिलावल साहब कह रहे थे कि हम फिर अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत तो तब तक रहेगी जब तक जो लाए हैं वो साथ है। रह गई बात अपोजिशन के एहतजाज की या अलहदगी की, इमरान खान की हुकूमत से खुश कौन है? जिस आवाम के साथ इन्होंने वादा किया मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान दूंगा, जब बिजली पेट्रोल गैस महंगा हो तो आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, रोज़ाना 10 से 12 अरब करप्शन होती है, वो मैं बचाऊंगा, मैं इंसाफ दूंगा, गुड गवर्नेंस दूंगा, लोग टैक्स देंगे। MQM के वोट लेकर ये बन गए वो इनसे नाराज़।
काफ लीग से कमिटमेंट ये हुई थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली 2 मिनिस्टर और 2 वफाक में, मोनस को इन्होंने मिनिस्ट्री नहीं दी। अख्तर मैंगल इनसे अलग हो गए। मुझे इमरान खान के अनइलेक्टेड 4-5 लोग जो इंपोर्टेड किए हैं पैराशूट के जरिए पाकिस्तान की ऊपर तबाही बन के गिरे, उनके अलावा इस हुकूमत से खुश कौन है? मुझे उनके नाम मैं काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा हूँ। इवन के जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ, मुझे आज भी याद है 96 में जब इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बदकिस्मती से मैंने भी वो अटेंड की, मुझे वो लोग नजर ही नहीं आते। अब तो कुमाऊं पुत्र हैं इमरान खान के साथ, वाह वाह, वो जुल्फी बुहारी जुल्फां दी छा में सारे रहनी है, उनके कहाँ हैं एहसासे, कितने एहसासे बड़े। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब ये सोचना चाहिए कि हर वक्त बेवकूफ़ बनाने से पूरी कौम बेवकूफ़ नहीं बनती। आपने 13 से लेके 18 तक ये मंजन बेचा, पुराने डाकू पुराने चोर लूट के खा गए, अब 2.5 साल भी यही मंजन बेच रहे हैं। एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन भट्टी साहब आज जानना सवाल है, एक थोड़ा सा पसमंजर आपसे एनआरओ मांगा किसने? एक पसमंजर है कि आज जहांगीर तरीन की भी एंट्री हुई है दोबारा से। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मेरी अपनी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि इसी महीने में किसी दिन भी पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपको याद होगा कि काफ लीग की तरफ से फरवरी में जब नाराज हुई थी काफ लीग हुकूमत से, तब जब मुज़ाकराती कमेटी से जहांगीर तरीन को निकाला था, उन्होंने बड़े सख्त एतराज़ का, तशवीश का इजहार किया था। जरा मैं आपको सुना देता हूँ उस वक्त क्या कहा था तारिक बशीर चीमा साहब ने जहांगीर तरीन के बारे में, जरा देखें जी। जो नई कमेटी बनी है जहांगीर तरीन साहब के बाद, पहले तो बताइए कमेटी पे आपको क्यों एतराज़ है, जिसमें पंजाब के अंदर ज़ाहिर आपके मसाइल हैं, खुद गवर्नर पंजाब उसमें है, वज़ीर आला पंजाब उसके अंदर हैं, लेकिन आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है? जहांगीर तरीन साहब का हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो मामलात को समझते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं। उनको पता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज की सर्वाइवल किस तरह होनी है। पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों से वोट लिए हैं, उन्होंने लोगों के पास जाना है, लोगों को फेस करना है। भट्टी साहब, ये क्या ये महज इत्तेफाक है कि आज ही काफ लीग नाराज होती है, आज ही जहांगीर तरीन का वापस आने का ऐलान भी हो जाता है? कोई कप्तान ने तरीन को तलब तो नहीं कर लिया मुश्किल वक्त में? SOS कॉल तो नहीं कर दी खान साहब ने कहीं? देखें, नहीं, कप्तान हमेशा मुश्किल वक्त में उनको तलब करते हैं जो मुश्किल से बचा सकते हैं। और कप्तान की एक खूबी है, मुश्किल वक्त खुद बुलाते हैं। मुश्किल वक्त आता नहीं, वो खुद ढूंढते रहते हैं, तलाश में रहते हैं, अपोजिशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समर, मेरी भी जहांगीर साहब से आज बात हुई है। वो आजम खां असद उमर की लॉबी की वजह से नाराज होकर गए। इन्होंने ना सिर्फ पूरी की पूरी शुगर माफिया को बुला के इकट्ठा किया। शहजाद अकबर ने कहा कि जहांगीर तरीन का जीना मुश्किल कर दो। उनकी बेटी उनकी मिसेज चले गई, उनका बेटा अली चले गया, और सबको फ्री हैंड है इस वक्त शुगर मिलों को। खुद जो तो उन्होंने जाके मुझे जहांगीर साहब ने बताया कि आजम खान ने सारी गड़बड़ की है और असद उमर ने। अब कुछ दिन पहले PM हाउस मीटिंग हुई तो उधर सबने रोना रोया कि हमारे पूरी टीम में एक की ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं है जो अपोजिशन के साथ जाके बात कर सके। अब बहुत देर हो गई, वो वाकया जब चुड़ियां चुग गई था ना, जहांगीर साहब को इन्होंने फोन जरूर किया है, क्योंकि अब मुझे लगता है इमरान खान की अगर हुकूमत जाती है तो लाहौर से इस्लामाबाद पैदल आने में बड़ा टाइम लगता है, फ्लाइंग कोच 5 घंटे लगेगी। तो जहांगीर साहब आएंगे कम से कम 15 मिनट में जहाज में पहुंच तो जाएंगे ना। इमरान खान साहब कच्ची गोलियां नहीं खेलते। जावेद अब्बासी साहब, ठीक है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, क्या वो वक्त आ गया है कि हुकूमत को गिराया जाए? चूंकि जब मैंने पहले शॉर्ट भी आपको सुनवाए, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि जनवरी तक हुकूमत नहीं जाएगी। वो कह रहे हैं मैं लिख के देने को तैयार हूं। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहब ने भी आज कहा गिलगित के अंदर कि ये हुकूमत नहीं रहेगी, ये जा रही है। यही वजह है कि जो इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी थी कि उन इत्तेहादियों को हुकूमत से अलग किया जाएगा, फिर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, तो क्या आप ला रहे तहरीक अदम एतमाद भी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और अब्बास साहब। देखिए, हम कह रहे थे कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। हुकूमत ने जो वादे किए आवाम से वो पूरे नहीं कर रही। महंगाई बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत तेजी से फैल रही है, बिजनेस लोगों के खातों में, ये वो बड़े इशू थे आवाम के। ये इलेक्शन का इशू तो हमने पहले दिन कहा था कि इलेक्शन रिग्ड है, लेकिन हमने कहा कि इनको मौका देना चाहिए कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब के पास कोई प्रोग्राम हो कि वो लोगों को घर बनाकर दे दें, वो नौकरियां दे दें, वो लूटा हुआ पैसा वापस लें, जिस तरह वो कहा करते थे LHD के लोग लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा हुआ है, फिर कहते थे कि डॉलरों की बारिश हो। अब पिछले 2.5 साल में आप देख लें कि पाकिस्तान कहां पर पहुंच गया है। हम सारे बंद गली में जाके खड़े हो गए। अब इत्तेहादी
जो हैं उनके, वो सियासी लोग हैं, वो अपने हलकों में जाते हैं, वो देखते हैं, वो उनको लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब ये हुकूमत और गवर्नेंस के जो इशू हैं जो अभी भट्टी साहब बता रहे थे वो आपने देखे। इन सारे हालातों में मुझे लगता है कि इतनी तेजी से हुकूमत के लिए चीजें आ रही हैं कि हुकूमत हमारी शायद तारीख लाने से पहले ही कहीं गिर ना जाए, खुद ही उनके लिए मुश्किलात पैदा ना हो जाए। और आज जो इत्तेहादी अंदर भी गए हैं, जो वहां बैठे भी हैं, बिल्कुल उन्होंने तारीफ नहीं की कि आपने कोई बेहतरी की है, उन्होंने शिकवे किए, उन्होंने कहा मैं सुनता कोई नहीं, हम अवाम में जा नहीं सकते हैं, आपने जो वादे किए थे कराची के हवाले से, जो इंटीरियर सिंध के हवाले से आपने वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। बलूचिस्तान के लोगों ने बड़ी शिकायतें की हैं। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि लोग, पाकिस्तान के लोग उठ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग सवालात पूछ रहे हैं, जो सियासी जमात के कारकुन है वो सवाल उठा के पूछते हैं। इन हालातों में हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, उनके पास कोई प्रोग्राम नया नहीं है, माशी कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा। सही है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे तो ये जो काफिल आज नाराज हुई है, ये भी आपकी कोई तहरीक की वजह से आपको लग रहा है कि नाराज हुई, आपकी हिकमत अमली का ये शख्साना था कि ये निकल गई काफिल आज? देखिए, अपोजिशन ने अपने जो कार्ड हैं वो अपने खेल रही है, कुछ क्या कार्ड अब आने वाले वक्तों में करेंगे, लेकिन अपोजिशन को इस बात का जरूर हमेशा से ये एतमाद था कि हम जब सारे बंद गली की तरफ जा रहे हैं तो सारे जो एहतियाती हैं वो भी इनको मुल्क को डूबता नहीं देख सकते, मुल्क को इन हालातों में नहीं देख सकते। वो नहीं चाहेंगे कि इकानमी उस स्टेज पे पहुंच जाए जिसको कोई भी ठीक ना कर सके, लिहाजा वो जरूर कोई ना कोई फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब फैसलों का वक्त आ गया और लोगों ने फैसला, जमातों ने, ठीक है। आप कह रहे हैं कि फैसलों का वक्त आ चुका है। शाहनाज़ा गुलजार साहबा, बिफोर आई कम टू यू, एक आज जो मीटिंग हुई वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोहराना दिया अपने इत्तेहादियों को, वहाँ पर भी जो लोग थे जिस तरह पहले बात हुई वो इतने खुश नहीं थे। वहाँ का मैं अहवाल ज़रा आपके सामने रखता हूँ। इत्तेहादियों के ज़ोहराने में शिकायत के अंबार लगा दिए हुकूमती इत्तेहादियों ने। सिंध पर पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है, हुकूमत वफाकी मनसूबों पर इत्तेहादी जमातों को साथ ले, ये GDA की तरफ से एतराज़ सामने आया। फिर GDA की तरफ से यह भी कहा गया कि हुकूमत हमारे इत्तेहादी होने का सबूत दे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, ये MKM की तरफ से शिकवा आया। वफाकी महकमों को मजीद मुतहरक किया जाए, इत्तेहादियों ने राय दी। अपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर तुली हुई है, ये वज़ीर-ए-आज़म का आगे से जवाब था। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रही है, हर जगह माफिया बैठा है जो तब्दीली की राह में रुकावट है। अब पूरी तवज्जो अवामी फलाही मंसूबों पर मरकूज है, वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई। ये शाहनाज़ा गुलजार साहबा, बात हो रही थी इत्तेहादियों से, इत्तेहादी अपने शिकवे बयान कर रहे थे कि इत्तेहादी आया ही नहीं आज, और वो कह रहे हैं अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये क्या मामला है? आया नहीं और चला गया है मुकम्मल तौर पर। शुक्रिया समर साहब। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। सेनेटर साहब मेरे काबिले इज़्ज़त सीनियर कॉलीग हैं, और अगर बात मैं यही से स्टार्ट करूं कि माजी में जब आपकी इत्तेहादी पार्टीज़ होती थी तो क्या उनका रवैया कुछ इससे मुख्तलिफ था? आपने कभी देखा है कि किसी भी हुकूमत में, PTI की तो पहली है, अगर पीपल्स पार्टी की थी या PMLN की थी, इत्तेहादियों ने कभी ये स्टेटमेंट दी कि हम खुश हैं या हमें बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ मिल गई हैं, थोड़ी कम कर दें, या हमारे हलकों में काम नहीं हो रहा? मुझे तो एटलीस्ट हिस्ट्री में नहीं याद, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। थोड़ा सा फ़र्क है कि आज आपके खिलाफ एक तहरीक चल रही है, हुकूमत हटाने की तहरीक चल रही है, और इत्तेहादियों का आपके साथ होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपको याद है एतजाज़ एहसन साहब की स्पीच ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जब धरना हमारा शुरू हुआ था 2014 में, उन्होंने क्या कहा था कि आज हम इस ऐवान में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम जमहूरियत का साथ देना चाह रहे हैं, ना कि हम PMLN का हुकूमत वक्त का साथ। अपोजिशन में थे एब्सोल्युटली, लेकिन आए तो सही ना, लेकिन साथ खड़े हो गए। अच्छा, अब अगर आपको याद है बजट 2020, एक रात पहले वज़ीर-ए-आज़म ने खाना किया, कौन वहाँ पे नहीं था? PMLQ ही नहीं थी, याद है आपको? लेकिन बजट अगले दिन पास हुआ कि नहीं हुआ, और PMLQ के साथ हुआ। देखें, ये थोड़ी सी इतने टाइम में आप क्यों उन्हें नहीं मना सके, राजी क्यों नहीं कर सके? बड़ा टाइम लग गया। देखें, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, हर MNA, सिर्फ आपके इत्तेहादी नहीं, चाहे वो PTI के हों, सब इस वक्त यही कह रहे हैं कि हमारे हलकों में काम नहीं हो रहा। यानी कि जो पहले पैसे दिए जाते थे MNAs को, करोड़ों रुपए दिए जाते थे कि आप हल्के में लगाएं, वो हल्के में लगे या जेब में जाए, बट MNAs उससे खुश रहते थे। करोड़ों रुपए आपके दौर में भी दिए गए, कराची के MNAs को पैसे मिले, तरक्याती फंड। थोड़ा सा फ़र्क है, तरक्याती फंड में और जेब में देने में हल्का सा फ़र्क होता है, बट चले उस पर बाद में आते हैं। आपने आज देखा भी होगा कि कराची को जो खिताब मिला है दुनिया में वर्स्ट पब्लिक सर्विस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैवल,
वो फंड्स कहाँ चले जाते थे। मैं सिर्फ इस बात पे आती हूँ कि अगर इत्तेहादियों के एक लंच पे ना आने पे हम ये सोचना शुरू कर दें कि जो उन्होंने छोड़ दिया है हमारे साथ इत्तेहाद करना, तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम, वो आ जाएं, कल एक स्टेटमेंट दे देना प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम तो उनको नहीं रोक सकते। इशू ये है कि जब तक इत्तेहादी खुद ना कहें कि हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इससे पहले वो कहते हैं ना मुर्गियाँ गिनना जब तक अंडे से कुछ ना निकले, ज़रा प्रेमेच्योर होगा। लेट्स सी सिचुएशन आगे कैसे बढ़ती है। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, बिलावल साहब का, मरियम साहब का मीटिंग, तो आपने अपोजिशन का जो बयानिया है उस पर इत्तेहादियों की सपोर्ट गैदर करने के लिए बुलाई थी खान साहब ने, वो नहीं आया। इसका मतलब है कि वो फिर इस बयानिए पे गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, देखिए एज आई सेड, कौन रोक रहा है पीएमएलक्यू को कल जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हम पीटीआई से नाखुश हैं, हम पीडीएम के साथ अपना वेट डालते हैं क्योंकि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही या हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। कोई उनको रोक तो नहीं रहा ना। अगर ऐसा हो तो आपको भी नज़र आ जाएगा। मुझे इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर वो नहीं आए, ये इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि हम अकेले में मिलना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारी देखिए क्यों कर रहे हैं? फिर पॉलिटिक्स में माजरत के साथ पाकिस्तान में यही होता रहा है। हम इसे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कहते हैं। इसे हम कहते लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। मुझे ये चाहिए, वो मेरा हक एथे रख, वो जो एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन वी डोंट नो। इसलिए मैं उनके डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। मैं उनके मुंह में इस वक्त कुछ डाला नहीं चाह रही, काफी खुद अपनी बयानिया करेगी, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उनके कुछ और इश्यूज होंगे जो प्राइम मिनिस्टर से शायद लोगों के सामने नहीं डिस्कस करना चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो हमें मालूम है कि काफ लीग के जितने भी MNAs, उनको सबसे ज़्यादा इस वक्त उन्हीं के हलकों में काम हो रहा है। और ये हमने कोई सियासी बात में नहीं करी। आप अगर जाके मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि कुछ हल्के हैं जहाँ पे ज़्यादा काम होता है। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाई एजेंसी में बहुत काम हो रहा है। ये फिर तो नहीं आना चाहिए था उनके, अगर हल्कों में थोड़ा सा इंतजार कर लेते। जिस तरह वो आज ट्रंप साहब ने अनाउंस नहीं कर दिया कल कि जी मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, भाई सब्र तो कर ले, वोट्स तो आने दे। पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज एवरीथिंग। मैं तो बहुत नई पॉलिटिशियन हूँ, मुझसे तो बड़े बड़े आलोक बैठे हुए हैं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका नाराज होना आपके साथ इस टाइम पे कि जब आपको उनकी सपोर्ट चाहिए। मेंगल साहब की सपोर्ट में मैसेज भी देना चाह रहे थे कि सारे इत्तेहादी मेरे साथ हैं, वो नहीं हो सका। नहीं समर, जरा मैं कमेंट कर दूं, आपको याद है मेंगल साहब की सपोर्ट हमें बजट में चाहिए थी, नहीं मिली, क्या फर्क पड़ा, बजट हो गया पास। इतना पैनिक नहीं होना चाहिए छोटी छोटी नंबर गेम आपकी बड़ी क्लोज आ रही है। नंबर गेम बहुत क्लोज आ रही है। मैं जरा आपको नंबर गेम बताता हूं जरा नाजरीन के लिए भी। इस वक्त नाजरीन जो कौमी असम्बली के अंदर हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो नंबर गेम बन रही है, तहरीक इंसाफ के 156 अरकान है, MKM के 7 है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान कौमी असम्बली हैं, GDA की 3 नशिस्तें हैं, अवामी मुस्लिम लीग की 1, जमहूरी वतन पार्टी की 1। कुल मिलाकर ये 178 नशिस्तें बनती हैं और 172 पे हुकूमत को नंबर दरकार है इस वक्त बरकरार रखने के लिए हुकूमत। जबकि काफ लीग को माइनस कर दें तो ये 173 नशिस्तें रहती हैं हुकूमत के पास। टोटल 173 की सपोर्ट रहती है, सिर्फ 1, यानी कि जो हुकूमत बरकरार रखने के लिए ज़रूरी नंबर है उससे सिर्फ 1 सीट हुकूमत के पास ज़्यादा है। और पंजाब की नंबर गेम भी आपके सामने रखते हैं नाज़रीन, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ और हो जाती है अगर काफ लीग निकलती है बाहर। यहाँ पे पंजाब में सूरत हाल तहरीक इंसाफ के 181 अरकान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 10, आज़ाद अरकान 4 हैं, राय हक पार्टी का 1 है। यानी यहाँ से काफ लीग अगर अपने 10 अरकान को निकाल लेती है तो कुल 196 जो टोटल इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की बनती है स्ट्रेंथ, उसमें से काफ लीग अगर माइनस करते तो 186 पर यह नंबर आ जाता है। और हुकूमत बरकरार रखने के लिए भी तहरीक इंसाफ को 186 अरकान की ही सपोर्ट चाहिए बुज़दार साहब के वज़ीर आला रहने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि जो आज़ाद अरकान है 4 और राह हक पार्टी का 1 रुकन है, ये बड़े हैविली इन्फ्लुएंस्ड हैं, इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के ज़ेर असर हैं। और आपको याद होगा कि बजट के अंदर भी, बजट के दौरान भी ये लोग वोट जब नहीं दे रहे थे तो परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाती गारंटी दे के इन लोगों से वोट दिलवाया था बजट के लिए। तो इसलिए ये लोग भी 5 जो हैं, ये परवेज़ इलाही साहब अगर बाजी पलटते हैं सारी पंजाब के अंदर तो ये उनके साथ जा सकते हैं। भट्टी साहब, ये मामला इतना सिंपल तो नहीं है, ये नंबर गेम भी बड़ी क्लोज है। काफ लीग निकलती है तो गवर्नमेंट के लिए सस्टेन करना पंजाब के अंदर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा, वफाक के अंदर भी सूरत हाल बड़ी टफ हो जाती है। सबर हमारे जो मोहतरम PTA की रहनुमा है, इन्होंने सारा कुछ कह दिया, आप समझे ही नहीं। उन बेचारी ने तो इतनी सादगी से इतने हकायक बता दिए। उन्होंने कहा किसने रोका इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से? भाई ये सबको पता है किसने रोका है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। इन्होंने फरमाया
कि बजट मंजूर नहीं हुआ था आके वोट दिया। हाँ, वोट उन्होंने इनके कहने पे थोड़ा दिया था, वोट तो जिन्होंने दिलवाया था वो सही कह रहे थे। ये तो इनकी मेहरबानी है मोहतरमा की। इन्होंने ये नहीं कहा कि सेनेट में हमारी इतनी बेहतर हिकमत अली थी, इमरान खान लोगों के घरों में गए, लोगों को कन्विंस किया, वो 64 से 51 वोट ले गए। वो तो बार सारा कुछ आपको कह गए हैं कि उन्हें ना हुकूमत बनाई है ना उन्हें बचाने की जरूरत है, जिसने बनवा के दी थी वो बचवा देंगे। ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस रही नहीं मेरे भाई, रॉकेट साइंस रही नहीं। 15 दिन तमाम सियासी जमातों को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, 16वें दिन आपको हुकूमतें तब्दील होती हुई नजर आ जाएंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल मुतमिन ठीक है, ये बिल्कुल रिलैक्स हमारी मोहतरमा लीडर साहब ठीक है ना। इन्होंने MQM को राजी किया था, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि MQM के बारे में मेरे नहायत हर दिल अजीज, दिल के करीब, दिले नदा इमरान खान लंदन में केस करने गए थे कि ये बड़े मुहिब्बे वतन लोग हैं, खिलाफ केस किया था, उनसे खुद MQM अलग हो गई ना भट्टी साहब, तरीके से तैयार करके पेश करते हैं। वो जिसके खिलाफ केस करने गए थे उससे तो MQM पाकिस्तान की अलग हो चुकी है। कहा था डाकू तो ये डकैती बड़े प्यार मोहब्बत से करते हैं। नहीं, आज तो भट्टी साहब पीटीआई कहती है ना कि वो MKM और थी, MKM बड़े प्यार से करते हैं। हाँ, ये तो रिकॉर्ड पे है। नहीं देखें, ये तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। पहले कहते हैं भाईजान क्या हाल है, हम आपके घर डकैती करने आए हैं, आपका कुछ सामान ले जाए, आपको इतराज तो नहीं होगा। वो सामान दे देते हैं। और रह गई अख्तर मेंगल के साथ जो रिटर्न एग्रीमेंट है, वो आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। तो लिहाजा मेरा मतलब है, इनको एक हमारा दोस्त था वो पुलिस में चले गया, वो बेचारा ना सुबह पीटी परेड करता नहीं था, उसका इंस्ट्रक्टर बड़ा सख्त था। उसने कहा शाह साहब तुमने क्या मजाक बनाया हुआ है, रोजाना 5 चक्कर है आप लगाते नहीं हो, आप कोई ना कोई बहाना बना देते हो। कहता सर ऐसा करे आप कल से 20 चक्कर कर दे। उसने कहा तूने 5 तो लगाता नहीं तो 20 कैसे लगाएगा। कहता आपने खुद ही तो कहा मैं 5 नहीं लगाता तो 20 कैसे लगाऊंगा, लिहाजा 25 और नाराज हो जाए। इन्होंने कौन सा बनाना है, वो जिन्होंने बनाना है वो ले आएंगे। तो हमारी मोहतरमा ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, आप फिक्र ना करें और इस बात का जिक्र ना करें। अपोजिशन हुकूमत नहीं गिरा सकती जब तक हुकूमत में इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये जो बात हो रही थी अभी सेनेटर साहब, ये तो फिर आप लोग जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं वो तो फिर जाके आपकी सूदमंद साबित नहीं होगी। जो बात भट्टी साहब कर रहे हैं उस रेफरेंस में अगर बात की जाए, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि जनवरी में जा रहे हैं। बिलावल साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लिख के ले लें मुझसे, इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी जनवरी में। ये कॉन्फिडेंस फिर आपके पास कहाँ से आया? देखिए, मुझे बड़ा एहतराम है शानदारा गुलजार साहिबा का, हमारी कुलीग भी हैं, उन्होंने जो बातें की है भट्टी साहब ने उसकी बड़ी अच्छी तशरीह भी कर दी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखें ये वक्त आ गया है, ये इसमें कोई शक नहीं कि जो भट्टी साहब बता रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी सारे जानते हैं कि एतादी किस तरह आए थे, इनको किस तरह मनाया गया था, इनको किस तरह लाया गया है। शायद इमरान खान साहब के साथ तो आज भी वो एतादी किसी लेवल पर बैठने को तैयार न हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनके बारे में जो बातें की है, या अभी भी शायद राय उन्होंने अपनी तब्दील की है, ये नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपने पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देना है, इस मुल्क की इकानमी को बचाना है, इस मुल्क को मुश्किलात से बचाना है, इस मुल्क को क्राइसिस से बचाना है कि नहीं बचाना। ये जिम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन की नहीं है, बाकी सबकी भी यही जिम्मेदारी है। जो आज हुकूमत में एतादी बैठे हैं वो भी ये जिम्मेदारी समझ रहे हैं। पर फिर एक बात आप जरूर याद रखें कि इन एतादियों ने भी इलेक्शन में जाना है। आज इस बोझ के साथ ये इलेक्शन में नहीं उतर सकते। जरूर सेनेटर साहब जो बात कर रही थी शानाना गुलजार साहिबा, वो कह रही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, काफली का अपना मौकिफ दे दे कि वो नाराज है नहीं है, गवर्नमेंट को छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे तो आप उन्हें किसी आजमाइश में डाल देना पंजाब के अंदर। तो आज भी आप अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो बड़ी ठीक ठाक इम्तिहान में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पड़ सकती है। वहां पे बुजदार सरकार जो है आप लेके आए तहरीक अदम। वो शानदाना साहब की बात की है, उन्होंने एक और बात उससे की है, वो यकीनन वो यही जो बात मैं और भट्टी साहब कह रहे हैं उनका भी यही ज़हन में था कि अब वो एतादी जो है वो शायद अभी कोई उनको मना लेगा या उससे वो खुश हो जाएंगे या उनको दोबारा बिठा लेगा। जहांगीर तरीन आ रहे हैं ना लंदन से, लेकिन मैंने समझा कि जहांगीर तरीन अब उस जहांगीर तरीन साहब के साथ जो खुद इस हुकूमत ने किया है, जो उनको इन्होंने खुद बेइज्जत करके निकाला है, जिस तरह उनको इन्होंने सारे स्केपगोट किसी और की वो यकीनन मुमकिन है वो मुलव्वस हुए होंगे, लेकिन जो इस तरह उन्होंने उनके साथ ज्यादती की है, मैंने समझा कि ना उनकी वो पोजीशन रही और ना वो इनके लिए
काम करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो इस काम के लिए शायद जरूर आए होंगे। मैं इत्यादियों को कहूँ कि मेहरबानी करके ये गिरने वाला घर है, अब इससे बाहर निकले, ये तो शायद उन्हें जरूर कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इनको मनाने के लिए आ रहे हैं। मेरी तलाश तो इसके बरक से मेरी तलाश तो ये है कि रब्ता किया गया, यहाँ से इस्लामाबाद से तरीन साहब के साथ रब्ता किया गया है और उन्हें ये कहा गया है, दरख्वास्त की गई है, कहा गया है कि आप आएँ। एक तो ज़ाहिर पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए हाँ सबको इत्तेहादियों को लेकर, और दूसरा चीनी वाले मामले पर भी चूँकि हुकूमत से चीनी की कीमतें बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही और उन्हें जहांगीर तरीन की ज़रूरत पड़ गई है कि वो आए, आके इस मसले पे भी उस गवर्नमेंट को ज़रा असिस्ट करें, ये मसला हल करके दें चीनी की कीमतों वाला। चूँकि मेरी तलाश है कि पहले बाज़ाब्ता तौर पर प्रेशर डाला गया, सेनेटर साहब पहले दबाव डाला गया कि चीनी की कीमतें कम करें शुगर मिल्स मालकान पर, नहीं करते तो आपके खिलाफ केसेस होंगे, नैब भी है, FIA भी है। बाद में मेरी कंफर्म इत्तलात है अगर कोई मिनिस्टर से डिनाई करता है तो डिनाई कर ले। शहजाद अकबर साहब ने और जो हमारे हमाद अजहर साहब हैं इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है बाद में कि प्लीज़ खुदारा कीमतें कम कर दें चीनी की, नहीं हो सकी तो शायद आप मेरा ख्याल है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी। मेरा उनसे कोई रब्ता न था न है, और भट्टी साहब ने भी कहा उनसे बात होगी, तो आपका रब्ता है तो बिल्कुल आप ठीक कहते हो कि मुमकिन है इनके बुलाने पे भी आएगा। नहीं, मुझे तरीन साहब ने नहीं कहा कि मुझे बुलाया गया वहां से, मेरी यहाँ से इस्लामाबाद से मालूमात है कि उनसे रब्ता किया गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो इत्तेहादी हैं वो सारे वो लोग जो इलेक्शन लड़ के आए हैं, वो अगर बाप पार्टी के हैं, PDA या हमारा तहरीक है, हमारे काफ मुस्लिम लीग के साथी हैं, या बाकी जो इत्तेहादी के साथ अभी खड़े हुए, उनको अब ये बात जरूर सोचनी होगी कि जिस तरह इस मुल्क को पहुंचा दिया गया है, जिस तरह मुल्क के हालात खराब हैं, जिस तरह गवर्नेंस के इशू हैं, जिस तरह कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, जिस तरह लोग नाराज फिर रहे हैं, जिस तरह लोग जोली उठा कर इनके लिए बदवाएं कर रहे हैं, इन हालातों में मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा अरसा इनके साथ चल सकते हैं, क्योंकि वो जरूर प्रेशर डालेंगे कि आप कोई नया तरीका कार आए ताकि पाकिस्तान में बेहतरी ला सके। इसके लिए मुझे यकीन है कि वो भी शायद अपना हिस्सा जरूर डालें। सही है। अब शादाना गुलजार साहब, आपने काफ लीग का तो कह दिया कि वो तो अगर कोई है मसला वो करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कल आ जाएं, खुल के सामने आ जाएं कि भाई हम गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े। एब्सोल्युटली। लेकिन इस वक्त जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बड़ा चैलेंज है, और तहरीक का दूसरा फेज़ भी अब शुरू होने वाला है अगले 1-2 हफ्तों में, और वो अपोजिशन ये कह रही है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग फेज़ होगा और ये रेफरेंडम होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम का, और वो कह रहे हर सूरत में गवर्नमेंट जानी है, किसी सूरत में भी हम नहीं हटेंगे। उन्हें भी कहीं से कोई इशारे मिल रहे हैं क्या कि जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गई ही गई, बचनी नहीं है, लिखवा के ले लें हमसे, इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए समर साहब, इल्म नजूम तो मेरे पास है नहीं। हाँ। मैं तो आपको मौजूदा हालात को देख के ही बात कर सकती हूँ, और जो मेरे इल्म में बात होगी मैं उससे ज़्यादा करूँगी नहीं। तो आपको फिक्र नहीं है कि इतने कॉन्फिडेंस से वो ये बात कर रहे हैं कि लिखवा के ले लें, ये हुकूमत जाएगी जनवरी में हर सूरत में? कितनी दफ़ा ये बिलावल साहब PMLN भी कह रही है, पीपल्स पार्टी दोनों कह रही हैं। देखिए थोड़ा सा अगर मैं रिवर्स करूँ, कुछ मैं बहुत अरसे से TV शोज़ पे नहीं आ रही थी, तकरीबन 1 महीना पहले मैंने ये बात की थी कि हमें पीपल्स पार्टी को PMLN को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनका कभी भी बयानिया एक हो ही नहीं सकता। सॉरी ये गलत मैं बात कर रही हूँ, नथिंग टू डू विद सेनेटर साहब, बट वो अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ नो ऑनर अमंग थीव्स। ये सिर्फ वक्त की और मौके की इशू है। वो सब एक बैंड वैगन पे चढ़ गए क्योंकि उनका एक दुश्मन है, वो है इमरान खान। अदरवाइज़ इनके कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। हाँ, नैब वाले जो इशूज़ हैं, जो गबन वाले इशूज़ हैं, जो TT वाले इशूज़ हैं, जो बाकी GITs वाले इशू हैं, और एट्सेट्रा करप्शन वाले, वो अलग चीज़ है। लेकिन देखिए हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हर किस्म के होते हैं। अब ये जो लेटेस्ट अयाज सादिक साहब ने ब्लंडर किया, मैं ब्लंडर इसलिए कहती हूँ कि ये हम सब जो बैठे हुए हैं उनको ऑब्जर्व करें, कितने सालों से देख रहे हैं। बहुत लोगों का ये बयान है कि उनसे कहलवाया गया, ये उनके दिल की बात नहीं थी, वो कहना कुछ और चाह रहे थे लेकिन उनसे कहलवाया गया कुछ और। आपने देख लिया होगा कि वो नून लीग और शीन लीग और उधर पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब का अलग ग्रुप है, तालपुर साहिबा का अलग ग्रुप है। मुझे तो ये लगता है कि अपोजिशन के कॉन्फिडेंस की वजह महंगाई है कि महंगाई को आप काबू नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अवाम उनके साथ निकल आएंगे और ये तहरीक कामयाब हो जाएगी। आप गुजरावाला का देख लें और आप क्वेटा भी देख लें और आप देख लें, मरियम साहिबा अगर जेन्युइन होती अपने मकासद में तो उनको किसने रोका था? पिछले एटलीस्ट 15 साल में तो वो बालिग थी ना, चली जाती बलोचिस्तान, GB भी चली जाती। वो सिर्फ पंजाब और लाहौर में घूम रही थी। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली PMLN पंजाब की पार्टी बन के रह चुकी है, इसी तरह पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी बन के रह चुकी है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 18th अमेंडमेंट जिस टाइम पे हुआ, क्योंकि सबको नज़र आ रहा था कि अब वो पाकिस्तान रहा नहीं, जो लेवल पे आप पाकिस्तान, जिस नहज पे पाकिस्तान को ले आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप ज़रा पढ़ाई की चीज़ें, किताबों की अगर चीज़ें हम इस सियासत से एक सेकंड हट के आप
कोई पाकिस्तान का इंडिकेटर निकाल लें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप 2008 के देख लें और 18 के देख लें, आप वर्ल्ड बैंक की अभी एक स्टडी है पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की, वो देख लें कि तब हम कहाँ थे, अब हम कहाँ हैं। फिर पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए, वो सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, वो तो नेचुरली उनको पैसा मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको क्यों गिराना चाह रहे हैं? मरकज में आपको क्यों गिराना चाह रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं गिराना चाह रहे, वो पागल है, हमें गिराए, उन्होंने गिरना है फिर सूबे में। दे डू नॉट, बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है। बिलावल साहब को ये ख्याल है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जाएगी तो प्रोविंशियल रुक जाएगी, जाएंगे तो सारे जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि सिंध इनके साथ रह जाएगा। ये इनकी वो थोड़ी सी खुश ख्याली है जो मेरी लिमिटेड महदूद एनालिसिस है। अदम एतमाद अगर आती है उस सूरत में तो वो कामयाब भी हो जाती है, फिर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। उनकी स्ट्रेटजी तो यही है कि इत्तेहादियों को अलग किया जाए, नाराज हो जाए, अलग हो जाए, प्रेशर डालने के बाद फिर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, फिर वज़ीर आज़म साहब की छुट्टी करा दी जाए। ये पीपल्स पार्टी की हिकमत है। ये तो शतरंज, ये हिकमत नहीं है, शतरंज है। बट चले, डू यू थिंक बिलावल साहब मरियम साहिबा को एक सेकंड के लिए वज़ीर आज़म बनने देंगे? सिर्फ जिसका हाँ नाम है आप बता दें, आप तो एनालिस्ट हैं। नहीं, वो तो ज़ाहिर है हर कोई अपने इलेक्शन के बाद अपनी अपनी फाइट होगी। अभी तक पहला मकसद है हुकूमत को हटाना, तो होगा क्या? वो सारे कह रहे हैं हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके बाद हमें अपना इलेक्शन लड़ना है। इवन आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीडीएम मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ रही है। आई नो, वहां पे मरियम नवाज का जलसा भी था, आज बिलावल का जलसा भी था, दोनों अपने जलसे कैंपेन कर रहे हैं। क्यों अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं दोनों? वहां पे होगा क्या? पार्टियां मर्ज नहीं हुई है, ये हुकूमत हटाने का इत्तेहाद है, उसके बाद सब अपनी अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन लड़ेंगे दोबारा से। कोरोना में पाकिस्तान में पिछले 1 महीने में जब से लोगों ने जलसे शुरू किया, आपने स्पाइक देखा है? सबसे ज्यादा स्पाइक सिंध में है। जब इनके 7 तारीख को जलसा कर रहे हैं। सुन ले, इनके जो लेक्चर्स हमने सुने फरवरी से लेके आज तक कि जी जान है तो जहान है, उनमें से कोई एक बात सच हुई? जान जहान की कोई बात ही नहीं है। बेसिकली ये 2 बादशाहतों की आपस में लड़ाई है, मरियम साहिबा की, बिलावल साहब की। और आप देखेंगे कि ये वही गाल गलोच और ज़बान दराजी एक दूसरे के खिलाफ करेंगे जो अरसे से करते आए। इमरान खान बेचारा तो उनके बीच में फंस गया है, वो तो बफर है इनका। इनको ये एक दूसरे का आईना है, माजरत के साथ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया बट मुल्क चलाने का शौक है। सही है। आवाम इस चीज को नहीं खरीदती। महंगाई है, कोई शक नहीं करता, प्लीज अपनी कंप्लीट, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, इसमें कोई लेकिन इसके अलावा जिस किस्म की बर्बरियत, जिस किस्म के जुल्म और इनइक्वालिटी इस मुल्क में था, वो कोई आम आदमी आपसे कहते पीटीआई कर रही है। आप खुद जाके, मैं अपने हल्के में जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, वो तो बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं ना, तो वो कीमत मांग रहे हैं ना आपसे। और वो कीमत आज भी डिस्कस हुई नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली से रेजोल्यूशन निकला है 1800 रुपए मिनिमम का, सिंध कह रहे हैं 2000, पंजाब कह रहा है 1600। इस पे भी मजीद बात, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू रेजोल्यूशंस नहीं निकालती शाहनाज़ा साहिबा, वो असेंबली निकाली है। असेंबली ने रेजोल्यूशन निकाला है, असेंबली ने निकाला है वहां पे। साहब मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूं कि सॉल्यूशंस निकाले नहीं, तो अब ये बता रही हूं ना, आप कह रहे हुकूमत जाएगी कि नहीं, मैं कह रही हूं हमें परवाह की नहीं है, हमने अपना काम करना है। ये लोग अपना इत्तेहाद करते रहें, इलेक्शन लड़वाने लड़वाएं, हमने अपना काम करना है। ठीक है, ना इत्तेहादियों की परवाह, ना हुकूमत जाने की परवाह। अच्छा नहीं है, क्या इत्तेमाद है। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक बड़ा अहम सवाल है सेनेटर साहब के लिए, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के लिए, कि एक तरफ आप तैयारी कर रहे हैं कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है, ये जा रहे हैं, लेकिन आपके अपने पार्टी के लोग भी बहुत सारे जा रहे हैं, उन्हें कौन संभालेगा? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाजरीन। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि इस वक्त अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत जाने वाली है, और जिसमें आज अपोजिशन के दावों में एक दावा कि इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ जाएंगे, तो काफली की जो नाराज़गी का बरबला इजहार किया गया है आज वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में ना जाके, उसे भी काउंट किया जा रहा है कि ये हमारी सक्सेस है, इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ रहे हैं। और इसके बाद तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है अपोजिशन की तरफ से, अगर उन्हें लगता है कि काफली मुस्तकिल तौर पर हुकूमत से अलग हो रही है। बहरहाल जब बात हो रही थी पहले, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आप बात कर रहे थे कि वक्त आ गया है कि अब इत्तेहादी भी सारे जा रहे हैं छोड़ के हुकूमत के, और हुकूमत के जाने का वक्त आ गया, शायद आपको तहरीक भी ना चलानी पड़े। आपके अपने लोग बहुत सारे पार्टी के अंदर से जा रहे हैं। आपके बलोचिस्तान के सदर जो थे अब्दुल कादिर बलोच साहब, वो पार्टी छोड़ गए, आपकी मुस्तफ़ी हो गए और कह रहे मुस्लिम लीग नून में मैं बिल्कुल वापसी नहीं करूँगा, और बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। आपके अपने लोग निकल के जा रहे हैं, आप उन्हें तो संभालें, हुकूमत तो बात की बात है।
देखिए कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, पार्टी के अंदर कुछ लोग इख्तलाफात रखते होते हैं और इख्तलाफ किया जा सकता है और पार्टियों सियासी जमातों में होता भी है। पाकिस्तान की बदकिस्मती भी ये रही है जरूर कि पार्टियों को टूटी भी गई, तोड़ी भी गई हैं। आपने देखा है कि 99 के बाद हमारी जमात में बहुत सख्त वक्त भी आया, बहुत सारे लोग चले गए थे लेकिन फिर लोग वापस आए। इस दफा मैं समझता हूँ कि ऐसा अभी तक मंजर देखने में नहीं आया, सारे लोग इंटैक्ट हैं। कहीं कहीं इख्तलाफ की अगर कोई बात की जाए तो इंशाल्लाह उनसे बात होगी, उनसे बात करनी भी चाहिए, उनका व्यू भी सुनना चाहिए। अभी आपने जन कादिर बलोच साहब का कहा है, उन्होंने कहा मैं 7 तारीख तक फैसला करूंगा, मुझे यकीन है कि वो भी उस बात को जरूर सोचेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं नून लीग में वापस नहीं आऊंगा किसी सूरत में भी, मैं मियां नवाज शरीफ के बयानिया की वजह से पार्टी छोड़ रहा हूं। मेरी अपनी भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था, कंफर्म किया था, तस्दीक की थी इस बात की कि मियां नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिया की वजह से वो मुस्लिम लीग नून छोड़ रहे हैं और उसमें वापस नहीं आएंगे। देखिए मैं कहता हूं कि ये पार्टीज के अंदर जो लोग होते हैं वॉलंटियर होते हैं, खुद आते हैं, खुद उसमें रहते हैं, एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनका एक नजरिए के साथ उनका हमेशा लगाव रहता है। यहाँ कोई आपस में एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता कि कुछ हो, उनकी अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी का फैसला हर आदमी करने का हक इख्तियार रखता है। लेकिन जमात के अंदर जब आपने जो जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था, बहुत दफा ये खबरें चली हैं कि मुस्लिम लीग टूट गई है। पहले कहा गया था जब मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा का फैसला आ जाएगा तो मुस्लिम लीग टूट जाएगी, फिर कहा गया है कि इलेक्शन के बाद टूट जाएगी, फिर कहा है अभी 1 साल गुजरेगा टूट जाएगा। अब इस वक्त कोई आदमी जमात को छोड़ने के कहां जा रहे हैं जब इत्तेहादी इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े हो रहे। बलूचिस्तान से पार्टी का सदर मुस्ताफी हो जाता है, पार्टी से खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी का सीनियर नायब सदर जो है चमकनी साहब, क्या नाम था उनका, मुझे एग्जैक्टली नाम भूल गया, मैं माजरत खाऊं, वो भी पार्टी से अलग हो गए मियां नवाज शरीफ के बयानी की वजह से। आपके कुछ सिटिंग एमपीएस की तरफ से बयान आए हैं, मैंने बयान पढ़ा है जहांगीर खानजादा का, आपके सिटिंग एमपीए हैं अटक से, वो भी मियां नवाज शरीफ के बयानिया के साथ खड़े नहीं हो रहे। ये तो वो नाम है जो सामने आ चुके हैं, अंदर बहुत सारे नाम होंगे। कल को आप कोई तहरीक लेकर आते किसी मौके पर, अगर उनकी जरूरत पड़ती तो शायद लोग फिर वोट ना करें, आपके साथ खड़े ही ना हो इस मामले पे। देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो मफरूजा है, ये फ्यूचर में क्या होगा, लोग क्या अख्तियार करेंगे। अब तक ये जो अभी तक आप देख लें कि जमात को लोगों ने नहीं छोड़ा, जमात के साथ लोग खड़े रहे हैं। बात साहब को बात अपनी जरूर करता है, वो करती भी चाहिए। जमातों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो पॉलिसीज के ऊपर भी बात करते हैं और ये इख्तियार भी उनके पास कुछ छीन नहीं सकता। जमातों के अंदर लोग बात करते हैं, लेकिन आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह इस जमात को कोई छोड़ के नहीं जा रहा। अगर कहीं नाराजगियां कुछ लोग आपस में ऐसे हैं जिनका ओपिनियन में इख्तिलाफ हो सकता है, छोड़ के जा नहीं रहा, जा चुका है। अब्दुल कादिर बलोच साहब जा चुके हैं, छोड़ के जा नहीं रहे, वो जा चुके हैं, वो ऐलान कर चुके हैं अपना। आप मेहरबानी करके 7 तारीख तक इंतजार करें। चले ठीक, आपको लग रहा है शायद मना लेंगे, आपको क्या लग रहा है आरिफ मीर भट्टी साहब? ये इतना सिंपल मामला भी नहीं है जिस तरह से सेनेटर साहब बयान कर रहे थे कि लोग इख्तलाफ करते हैं लेकिन वो पार्टी कोई छोड़कर नहीं जा रहा। एक तो अब्दुल कादिर बलोच साहब तो सामने आ गए हैं, कुछ 1-2 MPs के नाम भी आए सामने, KPK के सीनियर नायब सदर का नाम सामने आया। मजीद कितने लोग आपको लगता है हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ के बयानी की वजह से पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं? अच्छा समर साहब, गुजारिश है, एक तो पार्टी बयानिया नून लीग तो छोड़े, शरीफ फैमिली में एक नहीं है, एक नहीं है, ये गारंटीड है, गारंटीड। जैसे आप हुकूमत का अननेचुरल है ना अलायंस, अपोजिशन का उससे करोड़ गुना है। गालबन मुझे याद है कि गालबन मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा, मुझे भूल गया हूं, शहबाज और शरीफ, हाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा था मैं पटा डाल कर जरदारी के गले में घसीटूंगा, लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे पटे इंसानों के गलों में नहीं डाले जाते। अगर आपको याद हो, पार्टी के सदर हैं, आपको क्यों भूल गया नाम शहबाज शरीफ साहब का? ने कहा था ये धरती, मैं अर्ज करना लगूं, और एक आसफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने कहा ये धरती के नवाज शरीफ नासूर है, नासूर। अगर अब हमने इनका साथ दिया तो हमें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। क्या कौन नहीं माफ करेगा? अल्लाह, जो रब्बुल आलमीन जिसको कहा जाता है। और आप ये भूल गए, रहील शरीफ के दौर में जरदारी साहब ने बयान दिया कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र के हैं। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का उनके साथ टाइम था, वो कैंसिल कर दिया और जरदारी साहब पैदल ही जहाज में बैठ के मुल्क से निकल गए और जब तक नहीं रहे। अच्छा भट्टी साहब एक और चीज है, कैसे है मेरी आज मुस्लिम लीग नून के 2 वुज़रा से बात हुई है, अच्छा, जिन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ का ये नैरेटिव नहीं उठा सकते। अच्छा, अब हाँ
हुकूमत कब जाती है नहीं जाती, क्योंकि जिस अवाम ने ये हुकूमत बनाई है उसका वोट में बहुत ज्यादा ताकत है। अच्छा मुझे ये बता दें वो रहे साहब, ये बता दें, अब ज़ाहिर है किसी ना किसी ने तो जाना है, पहले मुस्लिम लीग नून तकसीम की तरफ जाएगी या हुकूमत जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है कि जिस तरह से दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। देखिए दोनों में इख्तलाफात मौजूद है, कड़वा सच है, लेकिन हमारे मुल्क में नहायत अदब एहतराम से दोनों पार्टी के रहनुमा बैठे हैं। सियासी गुलामी है, जुल्फ़कार अली भट्टो, नुसरत भट्टो, बेनज़ीर भट्टो, आसफ अली जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम, इनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी पार्टी को कहें गलत है। अगर ये कहते हैं कि तहरीक चलानी है, मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ मोहतरम, हमजा शहबाज मेरा यार जो 1.25 साल से अंदर है, वो और मरियम एक पेज पे नहीं है। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, अंदाजे से नहीं कह रहा और गुफ्तगू के बाद कह रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात, खुद मरियम नवाज साहबा ने कहा मेरा और मेरे बाप का बयानिए का बोझ कोई हर कोई उठा ही नहीं सकता, तो खुद कह रहा है मैं CWC के इजलास में भी मियां साहब ने कहा था कि इस बयानी का बोझ हर कोई नहीं उठा सकेगा। वोट दे के जिस अवाम ने वोट दे के ये हुकूमत बनाई है उसके वोट में ताकत बढ़ी है। जब तक वो वाली अवाम चाहेगी ये हुकूमत ना जनवरी आए या फरवरी आए, जनवरी के बाद फरवरी, जो बयानी की बात हो रही है वो रह गई। बिलावल भट्टो ने एक दफा ऐलान किया था कि 27 दिसंबर को मैं दमादम मस्त कलंदर करूंगा, पाकिस्तान जाम हो जाएगा। जरदारी साहब बाहर आए, 22 लोगों ने कान में बात की, जरदारी साहब ये 4-5 केस बड़े करप्शन क्या है। तो बिलावल जब एयरपोर्ट से आया तकरीर ही बदल गई, जो घर से लेके गया था वो तकदीर चेंज हो गई। तो आप नवाज शरीफ के बयानिए को जब मुशर्रफ के साथ डील कर मदीने और मक्के में एक दफा मेरी मुलाकात हुई, कहते इसका वजूद ही नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, सऊदी सफीर ने आकर तकरीर कर दी। तो मेरे भाई बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा भट्टी साहब, आज भी वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मरीम नवाज साहब ने जलसा किया है, वहाँ फिर आज उन्होंने फौज के बारे में बड़े सख्त जुबान इस्तेमाल की। जरा सुन लें उन्होंने आज क्या बात की वहाँ पे। पाकिस्तान की फौज की जगह पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। आपकी हुकूमत कौन गिराएगा, कौन बनाएगा, उसका इख्तियार किसी इदारे को नहीं है, उसका इख्तियार किसी शख्स को नहीं है, उसका इख्तियार चंद अफराद को नहीं है। अपने हक को, अपने वोट को बूटों के नीचे रौंदने की इजाजत नहीं दो। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये तो फैसला हो चुका है पहले ही कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पोलिंग स्टेशंस के अंदर या बाहर फौज नहीं होगी, फिर आज क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है सारे मामले को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि एक असूल मुरतब किया गया है और ये असूल बिल्कुल ठीक है कि किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि जिस तरह मसलन आज अमेरिका के अंदर उसकी आज तारीफ होनी चाहिए थी ना, अच्छा काम हुआ। आज फिर वो ललकार के कहना कि नहीं होगा यहाँ पे, वो तो फैसला हुआ है और इत्तेफाक राय से फैसला हुआ कि फौज वहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर या बाहर नहीं होगी। एग्जैक्टली, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद ये जरूर समझा जाएगा। ये पिछली बातें हैं, जो पिछली बातें हैं उसका टेक्स्ट में बात की गई है, और अगर ये बहुत हमारी ख्वाहिश भी है, इलेक्शन की बात हुई है, हमारी रिक्वेस्ट भी है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। वहाँ के लोगों को ये अख्तियार होना चाहिए, वो अगर चाहे तो पीपल्स पार्टी को वोट दे दें, वो चाहे तो तहरीक इंसाफ को दे दें, वो चाहे तो मुस्लिम लीग नून को दे दें। लेकिन अगर इलेक्शन देखे ना इस पाकिस्तान के सारे कैंपेन कर रहे हैं, मरियम साहब बिना रोक टोक वहाँ पे कैंपेन कर रही है, बिलावल साहब वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, रोक टोक तो किसी को नहीं है, सबको खुली आजादी मिली है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हुआ वहाँ पे। मैं खुद देख के आया, ठीक है, इसमें करके आया। अभी तक मेरे भाई आप सुन तो लें, इसी अभी तक किसी ने ये कंप्लेन भी नहीं किया, अभी तक किसी ने कोई ये बात भी नहीं की कि हमें रोका जा रहा है, और ये रोकना भी नहीं चाहिए। ये किसी भी इंतखाब के लिए ठीक नहीं है। ये जो पिछले 2018 के इंतखाब है, आज यहाँ जो मामला अभी तक सारे लोग एक दूसरे, पूरी अपोजिशन खड़ी है, पहले दिन से खड़ी है, तो उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन रिग्ड हुए थे, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, इस इलेक्शन को हमारा जो मैंडेट है वो चुराया गया, इसलिए तो आज तक सारी 2018 के इंतखाबात में भी फौज अपनी मर्जी से पोलिंग स्टेशन पर नहीं आई थी, आपकी हुकूमत थी, फैसला होगा तब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया था कि फौज को लगाया जाए पोलिंग स्टेशन के ऊपर, फौज का अपना आने का फैसला बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा शाहजादा गुलजार साहबा, ये जो GB के इंतखाबात है, वहाँ खान साहब ने जाके की कैंपेन, एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं, सूबे का ऐलान भी वहाँ पे जाके हो गया। पहले वहाँ पे लोग जो पीपल्स पार्टी नून लीग के वो खदशे का इजहार कर रहे थे
खान साहब अगर आगे जीबी आके सूबे का ऐलान कर दिया तो हमारी कैंपेन बिल्कुल जो है ना वो राय गांव चली जाएगी। तो ये क्यों किया खान साहब ने वहाँ जाके? अब एतराज़ भी वहाँ से उठा है, PMLN ने किया है और पीपल्स पार्टी ने कि ये तो प्री पोल रिगिंग है, जाके आपने वहाँ पे ऐलान कर दिया। देखिए समर साहब, प्री पोल रिगिंग एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये एक मॉरल इल्ज़ाम नहीं है, ये एक लीगल इल्ज़ाम है, ठीक? और अक्सर पार्टीज एक दूसरे पे लगाती है, लेकिन इसका एक कानून है, इसका एक कायदा है, एक ज़ाब्ता है। उसमें आप प्रोजेक्ट्स नहीं इनिशिएट कर सकते, अनाउंस करना अलग बात है, आप इनिशिएट नहीं कर सकते। वादा कर दिया सूबे का, सबसे बड़ी उनकी डिमांड है, पॉपुलर डिमांड। आप एग्जैक्टली भी बात कर रहे हैं जो नून और पीपल तोड़ मोड़ के कह रही है। कानून में क्या ये लिखा है? आपने अगर 1 रुपए की अनाउंसमेंट ना की हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की है, उसका किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से किसी पार्टी से काम नहीं है, ठीक? बिल्कुल इनके हाथ आज़ाद है, जाके इलेक्शन कमीशन में केस करें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और कानून के मुताबिक साबित करें कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो इलेक्शन कमीशन के कानून को तोड़ता है, तो बात बनेगी ना। मेरी बात सुने, सिंध हुकूमत की पुलिस घूम रही है GB में, किसकी इजाज़त से? बिलावल साहिब हेड हैं, पार्टी की चेयरमैन है, उनके वर्कर नहीं है, बहुत फ़र्क होता है। मरियम साहिबा वो तो खैर शी इज़ अ गॉन केस, 1 हफ्ते से जहर वहाँ उगल रही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? GB के सिक्योरिटी उनको मिली हुई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो जहाँ भी जाते हैं वो सिक्योरिटी उनके साथ जाती है, पंजाब में, इस्लामाबाद में, जहाँ पे हो। आपने बात की ना किस वज़ीर ने क्यों अनाउंसमेंट की, कितने आप और मैं इकट्ठे थे NDO के कोर्स में, अगर आपको याद है जो MNAs थे जो आए थे MLAs GB से, उन्होंने क्या बात की? हर क्लास में यही बात करते थे कि हमें अलग सूबा कब मिलेगा, और ये MNAs थे PMLN के, PTI के नहीं थे। ये उनका 72 साल से एक डिमांड थी, उनकी डिमांड पूरी हो रही है। अगर मैं आपको फिर कहती हूँ, वज़ीर आज़म ने कोई कानून तोड़ा है, जाए इलेक्शन कमीशन में केस करें उनके खिलाफ। बिल्कुल मिलने चाहिए वहाँ के अवाम को, बिल्कुल मिलने चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई कानून तोड़ा है इलेक्शन के दौरान, उस पर केस करें। बाद ये हो सकता था सारा कुछ नहीं तो अभी कर लेना केस, किसने रोका है उनको? अभी करें। इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट है। आज GB के इलेक्शन कमीशन एक बहुत अच्छी बात की कि हम जो यहाँ पे बैठे हैं हमें प्री पोल रिगिंग नहीं नजर आई, जो 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं उनको नजर आ गई है। देखिए सच और झूठ में बहुत फर्क होता है। 600 किलोमीटर दूर वाले जाके वहाँ बैठे हुए हैं गिलगित? नहीं कोई नहीं बैठे, वो सिर्फ चक्कर, वो सिर्फ इसलिए कि मौसम अच्छा है वहाँ पे छुट्टियां मनाने गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं पहरा दूंगा वोट पर, वो खेल जो पाकिस्तान में खेला गया वो यहाँ पर मैं नहीं खेलने दूंगा, इस तरह की बात की उन्होंने। तो 10 साल पहले कहा, वो तो इलेक्शन के बाद तक वहाँ पे, जब चिलास में ये लोग हलाल हुए थे, किधर थे तब बिलावल साहब? कहाँ थी मरियम साहिबा? इस वक्त तो सारे आ जाते हैं। तो खान साहब कौन से वहाँ पहुंचे थे जाके? सारी पार्टी हमारी पहुंची थी। आपको याद है जब लोगों को ज़िबा किया गया था, अहले तशरीक को, हमारी सारी पार्टी पहुंची थी। खान साहब तो नहीं पहुंचे थे वहाँ पे? आई डोंट नो, मैं उस वक्त ही नहीं, बट हमारे पार्टी वाले सारे गए थे। लीडर्स उनके भी पहुंचे होंगे वहाँ पे। समर साहब मेरी बात नहीं समझे, जो आप मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मरियम साहिबा, ठीक है शायद उनकी पार्टी वाले बात मान जाएं कि मरियम साहिब और बिलावल साहब जेन्युइनली केयर फॉर GB, नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो। अच्छा बट ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे समझे। अच्छा भट्टी साहब, आपकी क्या राय है ये जो आज मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया वहाँ पे फौज के वाले से कि बिल्कुल वो नहीं होंगे जी पोलिंग स्टेशन के अंदर, बाहर उनकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे, ये तो फैसला हो चुका है पहले से, फिर इस चीज़ को स्कैंडलाइज करने का क्या आपको मकसद नजर आ रहा है? समर साहब गुजारिश है, मैंने आज तक कम से कम 15 इलेक्शन कवर किए हैं, कभी नहीं देखा कि कोई जो हारा हो अपोजिशन वो कि फेयर इलेक्शन है। हाँ मरियम साहब फौज से ज़रा नाराज़ है क्योंकि आपको पता है इन्होंकी शुरू से फौज से लगती है। ये ज़ियाउल हक का आया माशाल्लाह, इन्होंने उसका साथ नहीं दिया, उसका रेफरेंडम हुआ उसमें एक पैसा नहीं लगाया, कोई 1.5-2 करोड़ रुपये 5-10 करोड़ रुपया लगाया, जिलानी को दिया। उसके बाद गैर जमाती इलेक्शन नहायत फेयर कराए इन्होंने, उसमें छांगा मांगा की बात ही कोई नहीं आई। 88 में मोहम्मद खान जडेजो की पीठ पे छुरा नहीं झापा। उसके बाद 90 के इलेक्शन इन्होंने फेयर कराए, 93 के फेयर हुए, 96 के फेयर हुए, उसके बाद 2002 और 13 का इलेक्शन, 8 का तो फेयर हुआ ही हुआ, 13 का इलेक्शन उस वक्त के वजीर प्रेसिडेंट थे आसफ अली जरदारी, खुद आसफ अली जरदारी, उन्होंने कहा धांधली हुआ। ओ भाई मेरे ये बता तो दो कौन कौन सी धांधली तुम्हारे हक में है ताकि उस इलेक्शन को फेयर कह दे, जो इलेक्शन आप हारे हो उसको कह दे ये धांधली ज़्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान का कल्चर है, हर हारने वाली जमात कहती है धांधली, और फौज से नफरत रखने वालों को मैं इतना कहता हूँ फौज के गमले में आप पले हो, और ये गुनाहगार आंखें बहुत सी चीजों की गवाह है। अगर मैं बोल पड़ा तो मियां साहब के लिए प्रॉब्लम होगी, चले क्योंकि उन्हें पता है, मुझे सच पता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया।
नाज़रीन, हम न्यूज़ पर हम रोज़ाना के अपने शोज़ में जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे तो बात होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिन पर इन डेप्थ बात होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मसाइल हैं कि ना सिर्फ उन मसाइल पर बात होना ज़रूरी है बल्कि उन मसाइल के हल पर भी बात होनी चाहिए। इसलिए हम न्यूज़ ने यह फ़ैसला किया है कि हम हर इतवार शाम 6 से 8 बजे तक 2 घंटे की स्पेशल ट्रांसमिशन किया करेंगे, जिसमें आवाम के जो मसाइल हैं, जो बराह रास्त आवाम के साथ लिंक्ड हैं, उन पर मुफस्सल बहस हुआ करेगी। मसाइल की वजूहात पर बात होगी, मसाइल के मुमकिन हल तजवीज़ किए जाएंगे। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे शोज़ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, गवर्नमेंट के मुतल्लिका जो लोग होंगे उन मसाइल से जो जुड़े हैं, जो उन मसाइल को हल कर सकते हैं, वो हमारे साथ बैठेंगे। और इस इतवार को हम महंगाई के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और जिसमें हमने मुख्तलिफ पोल्स भी अपने सोशल मीडिया हम न्यूज़ के पेजेस पर दिए हैं। ट्विटर पर हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस और पोल्स दिए हैं, जिसमें एक आपसे सवाल है कि आपके ख्याल में अशिया खुर्दनोशी किन चीज़ों की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा हमारा है पिछले 1 साल में आपके अखराजात में कितने रुपए का इजाफा हुआ। तीसरा है हमारा आपके ख्याल में महंगाई के लिए पिछली हुकूमतें कितने फ़ीसद ज़िम्मेदार हैं, जो आज की गवर्नमेंट कहती है। और आपके माहाना अखराजात में पिछले 1 साल में कितने फ़ीसद इजाफा हुआ। हम न्यूज़ पाकिस्तान पर जाएँ और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं हम न्यूज़ के, वहाँ जाकर अपनी राय का इजहार करें। आपके पैगामात जो हैं इस ट्रांसमिशन के अंदर भी एयर किए जाएंगे, और आपके जो भी इसमें क्यूरीज होंगी, सवालात होंगे, वो एक्सपर्ट्स के सामने भी रखे जाएंगे, और हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने भी ये मसाइल रखे जाएंगे, और उनका हल भी क्या हल हो सकता है, हुकूमत क्या कर रही है उनके हल के लिए, वो तमाम आरा भी आपके सामने रखी जाएंगी। तो देखना मत भूलिए, हम न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन हर इतवार की शाम 6 से 8 बजे 2 घंटे की ट्रांसमिशन होगी। फिल वक्त मुझे शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।